नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हम दो हमारे दो। सरकार ने कभी ये नारा दिया था, लेकिन बावजूद इसके देश में जनसंख्या बढ़ोतरी के तमाम नारे फेल हो चुके हैं। लिहाजा कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि जिन माता पिता की 2 संतानें होंगी उन्हें ही सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे फैसलों से जनसंख्या विस्फोट रुकेगा? लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। कुछ नेताओं ने इस प्रस्ताव को मुसलमानों के खिलाफ बता दिया है। अब सवाल यह है कि अगर जनसंख्या रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाए तो वो किसी खास धर्म के खिलाफ कैसे हो जाता है? आज इसी पर बात करेंगे। बिग स्टोरी बिग डिबेट में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स हैं। हम उनसे बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भाई, पॉपुलेशन का तो भांडा फूट चुका है ना। मुसलमान का पैदा होना मुल्क के लिए खतरा, मुसलमान का खाना मुल्क के लिए खतरा, ये आरएसएस की सोच है। मुसलमान का चलना इनके लिए खतरा। तो आखिर करना क्या चाहते हैं आप? अब याद रखिए कि हमको आप मारने से खत्म होने वाले नहीं हैं। हम ही हिंदुस्तान के शहरी हैं और हमारी जान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये संविधान का और इस मुल्क में हुक्मरानी करने का काम है। सरकार कह रही है सबके साथ है, ये तो कह रहे हैं ना सबका विकास, लेकिन अब क्या होगा 2 बच्चे के साथ जिसका 3 बच्चा होगा उसको बाद में बोलेंगे हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगा। ये गलत सोच है। जैसा आरएसएस का जो ट्रेनिंग है उसका ये रिफ्लेक्शन है। असम सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश के लिए बड़ी समस्या है जनसंख्या। हमारे संसाधन सीमित हैं और असम सरकार दूरगामी सोच के तहत अभी तो पब्लिक डोमेन में दिया है, पब्लिक की राय लेने के लिए। लेकिन मैं कोटिशा धन्यवाद देता हूं कि असम का ये कदम देश में भी जरूरत है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून। मोदी जी पूरे देश में ही कानून बनाते हैं, उन्हीं की सरकार है ना वहाँ। तो आसाम ही क्यों, पूरे देश में बनाते हैं। और जो अभी तो अपार बहुमत है, जो चाहे कर सकते हैं। सब काम कर लेना चाहिए, कोई काम बाकी नहीं रहे। पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं आने का। सब अरमान दिल का पूरा कर लेना चाहिए। ये मानते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए विशेष एक मुद्दा है जिस पे कहीं न कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन एकदम सरकारी सुविधाओं से वंचित करना किसी तरह से मुनासिब नहीं है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या कानून बनाने से रुकेगी जनसंख्या? दूसरा सवाल, क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए असम का कानून? तीसरा सवाल, असम के कानून से दिक्कत क्या? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का चौथा सवाल, जनसंख्या नियंत्रण में धर्म का चश्मा क्यों? तो ये वो कुछ सवाल है जिनको बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम उठाएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ बिग स्टोरी बिग डिबेट के पैनल में कौन कौन है जिनके साथ हम बात करेंगे। मेरे साथ इस पैनल में संजू वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ तहसीन पुनावाला है, कांग्रेस आइडियोलॉग। मेरे साथ केटीएस तुलसी साहब हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, स्पोक्स पर्सन वीएचपी। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। और सुप्रीम कोर्ट की एक और लॉयर शबनम लोन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, सीनियर लॉयर। लेकिन पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। और संजू वर्मा, मैं आपके पास आऊंगा। संजू वर्मा, असम में बीजेपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला जिस पर बहुत डिबेट हो रही है और जिस पर बहुत तरह तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। आप जरा हमारे दर्शकों के सामने सरकार का पक्ष रखिए कि ये जो जनसंख्या कंट्रोल करने की पॉलिसी असम सरकार लेकर आई है, सरकारी नौकरी और तमाम तरह के गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, तो क्या उनको लगता है कि उससे जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा? लगता है आपको ऐसा कुछ? देखिए गौरव, मैं पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहती हूं कि अभी जो असम सरकार का निर्णय है दैट इज स्टिल एट अ ड्राफ्ट स्टेज। तो इस पर बहस होगी, डिबेट होगी और फिर कीपिंग इन लाइन विद द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसको हमने कभी भी एक लीगल दर्जा नहीं दिया है, उसके बाद बहस के उपरांत इस पर कोई भी फैसला लिया जाएगा। अभी आपके पैनल पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स हैं, तो लीगैलिटीज असाइड
यदि मैं इसको एक आम नागरिक के नजरिए से देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमको कोई संकोच करना चाहिए या इसकी हमको निंदा करनी चाहिए या इस पर कटाक्ष मारना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 1995 और 2005 के बीच ऐसा कानून 11 स्टेट्स में लागू था, इंक्लूडिंग हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिलहाल ये कानून बिहार और उत्तराखंड में लागू है और बाकी स्टेट्स में रिपील किया गया है। ठीक है, तो इसके दोनों पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस बात से मैं इंकार नहीं करूंगी। पर मुझे ये बताइए कि इस चीज को लेकर आखिर किस चीज पर आप मुद्दा, कौन सा ऐसा ये तो मैं मुद्दा पूछता है हूँ, जिस पर मेरे साथ आपको तहसीन आक्रोश पूनावाला है? है और कांग्रेस कौन ने सा कहा ऐसा भी है कि मुद्दा वो इस है मुद्दे को संसद जिससे में आप उठाएंगे। सहमत असदुद्दीन नहीं ओवैसी है? कह रहे हैं कौन सा ऐसा कि मुद्दा ये है आप पहले जिस खाने पर पे आप बैन लगा कटाक्ष दीजिए, मारना अब चाहते बच्चे हैं? पैदा करने पर बैन लगा दीजिए। तो उन्होंने तो बड़ी बात कही, लेकिन तहसीन पूनावाला बताना चाहते हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला विरोध किस बात का है? पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई, इसका विरोध है या असम बीजेपी सरकार ने बनाई है पैदा करने पर बैन नहीं लगाया गया? हाँ ठीक है, उसी हिसाब से कि अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे या गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये तो है ना इस ड्राफ्ट में। तहसीन सर, आपने जो एक बात रखी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्टेट का ये राइट है टू एंगेज इन अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ओके, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर स्टेट ने कोई ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ठीक है, लेकिन स्टिल कांग्रेस को इस पर ऐतराज है तो उनका पक्ष जान लेते हैं। कर सकते हैं, इसकी लीगैलिटी पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। ये मैं वो लीगैलिटी पूछ लूंगा, मेरे साथ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथ सीनियर लॉयर्स हैं संजू, मैं उनसे पूछ लूंगा, बट लेट हिम स्पीक। डिबेट आप कंडक्ट कर रहे हैं या संजू कर रही है? अब मैं जवाब देता हूं, प्लीज इसे बोलिए, बीच में ना बोले। संजू जी ने शुरुआत की कि मुझे लीगैलिटी नहीं पता, एंड करी लीगैलिटी पर, तो लीगैलिटी पर बात करते फिर मैं अन्य पॉइंट्स पर आता हूं। ये आर्टिकल 14 के विपरीत है। जिन राज्यों की उन्होंने बात की, जिन्होंने इसे रिपील किया है, उन्होंने रिपील नहीं किया, कोर्ट्स ने उन्हें रिपील किया है। अधिकतर आर्टिकल 14 के विपरीत है। सरकार किसी को मुनाफे किस तरह से डिनाई कर सकती है कि आपको हम हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं देंगे, या हम आपको ये जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, या हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इस ड्राफ्ट में। नहीं, ड्राफ्ट में नहीं है, पर वो ड्राफ्ट में ये है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गौरव, मैंने पढ़ा है वो बेग चीज है। सुविधा का मतलब क्या होता है? इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलना भी सुविधा है सर, सरकारी अस्पताल में पलंग मिलना भी सुविधा है। सुविधा शब्द ही इज वेरी वीक। इनका ड्राफ्ट वेग है, ये स्ट्राइक डाउन होगा। सबसे पहली लीगल बात। अब हम आते दूसरी बात पर। किसी एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है पर्सनल लाइफ में, और सवाल है कि मोदी जी ने ये कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, आज सरकार आप किसके साथ यौन संबंध रख रहे हो उसमें इंटरफेयर कर रही है। आप क्या खा रहे हो उसमें, कितने बच्चे पैदा कर रहे हो, आपके बिस्तर पे आ चुकी है, आपके बेडरूम में आ चुकी है। क्या एक जमहूरियत में ये सरकार का दायित्व होना चाहिए? मैं धर्म में नहीं जा रहा हूं, मैं सरकार की भूमिका पे जा रहा हूं। ठीक है, आप पर्सनल राइट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज, केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी बहुमत है, क्यों नहीं एक पॉलिसी ले आते? क्योंकि जो पॉलिसी संजू जिस चीज की बात कर रही थी वो तो कंटेस्ट इलेक्शन से, वो एक टोटली अलग विषय है। मैं आपको यह कह सकता हूं गौरव कि अगर आपके 2 बच्चे हो तो आपको इनकम टैक्स में ज्यादा कुछ मुनाफा हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ओके, मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूं। इस तरह की पॉलिसी मेरे इतिहास के हिसाब से कुछ ही देशों में हुई है। वो सारे देश हाल में चाइना में है, उनमें से एक भी देश जमहूरियत नहीं है, एक भी देश डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी में यूके में भी पॉलिसी थी। तहसील यूके में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो यूके में जब 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उसे क्यों निकाला गया? कोर्ट ने इंटरफेयर किया, उस पे बहस नहीं, कोर्ट ने इंटरफेयर किया ना, डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, मैं संजू आ रहा हूं आपके पास, लेकिन केटीएस तुलसी साहब मेरे साथ हैं, उसके बाद मौलाना अंसार रज़ा और तिवारी जी आपके पास आऊंगा। केटीएस तुलसी साहब, आप इस देश के कानून को और संविधान को अच्छे तरीके से समझते हैं। संजू, आई एम कमिंग टू संजू, आई एम कमिंग टू संजू, प्लीज यहाँ पर मुद्दे पे बात करिए।
ये बात मोदी लीगैलिटी है, आप डिसाइड करेंगे मुद्दा क्या है, गौरव ने डिसाइड करने का मुद्दा क्या है। जो डिबेट का मुद्दा है उनको कहिए उस तक सीमित रहें। ठीक है मैडम मैं आता हूं उस पर, क्या मुद्दा है क्या मुद्दा नहीं है उस पर बात होगी, लेकिन मुझे अभी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाने दीजिए। संजू वर्मा मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा, और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक एक करके बात करें ताकि सबकी बात दर्शकों तक पहुंचे। संजू आप भी और दूसरे पैनलिस्ट भी। लेकिन तुलसी सर आप बताइए क्या है इसकी लीगैलिटी को चैलेंज करने के रास्ते, क्या लीगैलिटी चैलेंज हो सकती है, और क्या सरकार ने अगर विधानसभा में पास करके कोई कानून बनाती है ऐसा, तो उस कानून के ऊपर किस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं और कितना फिजिबल होगा उस सरकार के लिए उस कानून को अपने इस राज्य में लागू करना? मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई भी लीगल हिच नहीं है। देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, और उसके ऊपर काबू पाने के लिए इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स दोनों देने पड़ेंगे। अगर इतनी तरक्की की है देश ने, मगर सारी की सारी तरक्की जो न्यूट्रलाइज हो जाती है जबकि हमारी जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से गरीबी कम नहीं हो रही, तो इसलिए गरीब भी बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत आवश्यक बात है, इनको इंसेंटिव दिया जाए कि आपको नौकरी दी जाएगी, और ये डिसइंसेंटिव भी दिया जाए कि अगर आपको क्वालिफिकेशन अगर 2 बच्चों से ज़्यादा है तो नहीं दी जाएगी नौकरी। इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स दोनों आवश्यक हैं। और हरियाणा में जब उन्होंने कहा कि भी आप इलेक्टेड ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। मैं ये समझता हूं कि देश को जनसंख्या से जूझने की आवश्यकता है, बहुत सख्त आवश्यकता है, नहीं तो हम किसी तरह से भी गरीबी से लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है सर, ओके, आपने बड़ी बात कह दी कि यहां पर जनसंख्या कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत है। मौलाना अंसार रजा, फिर जब केटीएस तुलसी जैसे जानकार कानून के और इतने जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल जब ये बात कहते हो, और जब हम सब जानते हैं कि देश जनसंख्या के मामले पे दूसरे नंबर पर आ गया और बहुत जल्दी चाइना जो कि पहले नंबर पर उसको क्रॉस कर देगा, तो लगता नहीं कि एक ऐसी बहस है जिसको हमको पॉजिटिवली बात करनी चाहिए बजाय इसको धर्म के चश्मे से देखने के कि किसी पर्टिकुलर धर्म पे सरकार निशाना साध रही है? गौरव जी, मैं एक बात, पहले तो मैं जो मोहतरमा बैठी हुई हैं आपकी बीजेपी की तरफ से, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। इस बहस पे तो हम डिबेट करेंगे चूँकि अभी 1 घंटा आपके पास है। मैं इनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि चाहे दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, असम की सरकार हो, ये क्या आप इन मुद्दों को लेकर के पब्लिक पे गए थे जो सरकारें बनी हैं आपकी, जो मुद्दे आज हिंदुस्तान में रेस कर रहे हैं? क्या इन मुद्दों पर सरकार जीत करके आए हैं आप? क्या दिल्ली की सरकार इसलिए बनी थी? क्या यूपी की सरकार इसलिए बनी थी? क्या आसाम की सरकार इसलिए बनी थी कि हम गद्दी पे बैठने के बाद पूरे मुल्क को भगवा रंग में रंग देंगे? क्या इसलिए सरकार बनी थी? भगवा दिख रहा है? अरे भाई, आप ये बताइए कितने मुद्दे रेस हैं इस वक्त? नहीं, जनसंख्या कंट्रोल करना, जनसंख्या कंट्रोल नहीं दिखता। एक मिनट संजू, जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। लेकिन हम एक बात जानना चाह रहे हैं, क्या मुल्क को 67 साल से ज्यादा आजाद हो गए, उन सरकारों को फिक्र नहीं थी क्या देश की? सबसे ज्यादा इन्हीं को फिक्र है क्या देश की? जब जाके तब सवेरा, ये तो कोई बात नहीं। सवेरा अगर आज कोई मुसीबत सामने दिख रही है तो क्या ये पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया तो ये सरकार भी कुछ ना करे? 13 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके दिमाग में ये बातें नहीं आई? ठीक है, यही क्यों शुरू हुआ? मैं अभी इस सवाल का मैं आ रहा हूं संजू, आपके पास ही आ रहा हूं। 1 मिनट, आपका होगी, आपकी बात पूरी होगी। यहां क्यों शुरू हुआ संजू, जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं तिवारी जी आपके पास। हाँ, जो मौलाना साहब ने मुझसे सवाल किया, मैं उनको साफ साफ शब्दों में कहूं, जब मोदी सरकार 2014 से पहले सरकार में नहीं थी, उन्होंने क्या वायदा किया था? हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम महंगाई रोकेंगे। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताती हूं, नवंबर 2013, अभी मेरे को बोलने दीजिए, आपने सवाल किया है तो तमीज रखिए। पहली बात तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए, तुम्हारा घमंड सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, एटीट्यूड से बात नहीं होगी। नहीं, आराम से, आप स्पोक्सपर्सन हैं तो तमीज के साथ। नो पर्सनल कमेंट। सवाल पूछा है तो जवाब दीजिए, लेकिन इंसानियत के साथ जिस तरह से आदमी को जवाब दिया जाता है, आग चढ़ा करके घमंड वाली बात हम नहीं सुनेंगे। रखिए, जवाब सुनने की क्षमता। 150 रुपया कांग्रेस ने सिलेंडर पे बढ़ा दिए थे तो बीच रोड पे सिलेंडर लेकर के बैठी थी बीजेपी, गौरव, और 700 रुपए का कर दिया सिलेंडर, और आप कह रही भ्रष्टाचार रोकने के लिए, महंगाई रोकने के लिए आप आए थे।
तो हम आज सिलेंडर पे बात नहीं कर रहे हैं अंसार रजा साहब। महंगाई की उन्होंने कही है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, ये बैठी थी बीच में, अंसार रजा साहब उनकी बात पूरी हो जाए, सिलेंडर लेकर के बीच में बैठी थी आराम से। अंसार रजा आपने उनको नसीहत दी कि आराम से बोला और आप ही चल चलाने लग गए। आप सब इस बात को मानिए, आप सब इस बात को मानिए। संजू वर्मा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बट आप प्लीज सबसे एक रिक्वेस्ट है, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। हाँ, मैं क्या कह रही, इन्होंने मेरे से ओके, मैंने क्या, इन्हें पर्सनल कमेंट्स के अलावा और कुछ आता भी नहीं है, इनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मोदी सरकार किस मुद्दे पर आए थे चुनाव जीतने के लिए? इन्होंने ये पूछा था भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, और नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने एमपी में क्यों नहीं लागू किया, आपने गुजरात में क्यों नहीं लागू किया, आपने दूसरी बीजेपी सरकारों में क्यों नहीं लागू किया, असम में क्यों लागू किया, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। या तो आप बोल लीजिए, मैं फिर डिबेट छोड़। नहीं, मैं सवाल तो आप तक पहुंचाऊंगा ना संजू। संजू, मैं सवाल तो आप तक पहुंचाऊंगा। खत्म करने दीजिए, बोलिए बोलिए। सवाल क्या उसका जवाब दीजिए ना। बात खत्म कर लूं, फिर सवाल पूछिए मुझसे। नवंबर 2013 में महंगाई, इन्फ्लेशन वाज 11%, रिटेल इन्फ्लेशन, आज रिटेल इन्फ्लेशन 3.6% है। मैम, ये आंकड़े नहीं सुनना है आपको। 15% इन नवंबर 2013। आपसे मुद्दे पे आ रही। तो मोदी सरकार अपना काम कर रही है। हाँ। आपको वो काम दिख नहीं रहा है क्योंकि आप मोदी सरकार की अच्छाइयों को नजरअंदाज जानबूझकर करते हैं। आपका वेस्टेड एजेंडा है। इस बात एक काम बताइए तो कोई अच्छा किया हो जिसमें मुल्क में वाहवाही हुई हो। है वो जनता को नजर आ रहा है। नहीं, इस काम पे नहीं बोल रही संजू आप। संजू इस काम पे नहीं बोल रही। मौलाना अंसार रजा को आप रिप्लाई कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा ने आपसे पूछा कि असम में क्यों किया गया, असम से पहले दूसरी बीजेपी सरकारों में क्यों नहीं किया गया। जनता ने नकार दिया है पूरी तरह। संजू, आप रिप्लाई करिए इस बात का। इस बात से आपको जरूर बोलेंगे यार, जितना रट के आए हैं। बट आप अपने एजेंडा को री इन्वेंट कीजिए, प्लीज री इन्वेंट। संजू, आप रिप्लाई नहीं कर रहे इस बात का। ठीक है, मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा, विजय शंकर तिवारी साहब। नहीं तो आप ये कह दीजिए उनके पास जवाब नहीं है। विजय शंकर नहीं, ठीक है संजू, आपने उस बात का रिप्लाई नहीं किया जो मौलाना अंसार साहब पूछ रहे हैं कि बीजेपी की दूसरी सरकारों ने क्यों नहीं लागू किया ये कानून, या ये कानून क्यों नहीं लाया जो असम में लेकर आया गया। लेकिन ठीक है, मैं विजय शंकर तिवारी से दूसरा सवाल लेता हूं। संजू, आपसे लूंगा मैं जवाब। रुकिए संजू, अब बोलना चाहूंगी मैं मत बोलिए, अब टाइम खत्म हो गया। कानून के तहत एवरी स्टेट हैज द राइट टू हैव अ सेपरेट पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन। तो हर स्टेट ये लागू करे ये जरूरी नहीं है। असम ने किया है, महाराष्ट्र में कानून है कि यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं आपको पीडीएस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो स्ट्राइक डाउन हुआ है। बिहार में ये रूल लागू है, उत्तराखंड में है, जैसे कि लेकिन वो हटाना पड़ा है। यूनिवर्सल वो हटाना पड़ा, ये कह रहे हैं दक्षिण पुनावाला स्ट्राइक डाउन हुआ है पीडीएफ का, वो हटाना पड़ा है। लेकिन विजय शंकर तिवारी साहब, मैं दूसरा सवाल लेके आता हूं। विजय शंकर तिवारी, अगर कोई काम भले का भी हो, अगर ये सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या इस चश्मे से नहीं मिलेगी कि हिंदू को नहीं मिलेगी, मुस्लिम को नहीं मिलेगी, किसी क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी, या इसमें सारे धर्म, सारी जात आती हैं? अगर उनमें से क्या किसी को इसमें अलग रखा गया और नहीं रखा गया, तो क्यों हर बात को हम धर्म और जात पात और कम्युनल चश्मे से देखने लगते हैं? मुझे लगता है मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसमें तो ये है कि जो वहां जनसंख्या रह रही है, जितनी पॉपुलेशन वहां रह रही है, उन सबके लिए वो नियम बना है वहां पर। मैं गौरव जी तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं आसाम की गवर्नमेंट को, जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और जनसंख्या असंतुलन का सबसे बड़ा दंश अगर झेला है कुछ लोगों प्रदेशों ने, उसमें एक आसाम है। आसाम के वनवासी क्षेत्रों तक जो बांग्लादेशी आए और उन्होंने अपना कब्जा जमाया और वहाँ के आदिवासियों को वहाँ से भागना पड़ा। इतना बड़ा दंश जिस प्रदेश ने झेला हो, तो उस प्रदेश ने ये एक कदम बढ़ा करके एक अच्छा निर्णय लिया है। तो इस पर जहां जहां भी इस प्रकार का है, हम तो हमारी तो बहुत हमारी नीति बड़ी खुली है और हमने बहुत समय से एक बात कही है कि देश में सबको, किसी को खुश करने के लिए और किसी के साथ भेदभाव करने के लिए कोई नियम नीति ना बने, सबके लिए एक जैसा बने, जो भी बने सबके लिए बने, समान नागरिक कानून की बात हम इसीलिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको जनसंख्या बताता हूं असम की। असम की 2000 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या में 34% मुस्लिम है और 60% हिंदू है। तो सर, अगर असर होगा तो डबल हिंदुओं पर होगा और आधा होगा मुस्लिमों पर। तो आप इसको फिर क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिमों के अधिकारों पर, मुस्लिमों के हितों पर चोट है? सर, होगा तो सबके लिए होगा। मैंने अभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं किया। आपने बोला अभी मैंने क्या बोला? आपने जब इससे पहले बोला कि कानून आखिर आते ही साथ किस मुद्दे पर आए थे और आप कर क्या रहे हैं? सर, आपको इस कानून में कमी क्या नजर आती है, ये बताइए। बात कमी की नहीं है, हमें ये बताइए, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार में इनके मिनिस्टर बैठे हैं, क्या उनका सर्वे है आपके पास? बीजेपी के पास सर्वे जो इस वक्त सरकार जो बनी है उसमें जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और
मेरे पास नंबर्स हैं। तो दिखाइए किसके पास कितनी औलाद, उनको हटाइए मंत्री पद से। नंबर्स हैं। नहीं, अभी असम की बात हो रही है। मैं असम ही की बात कर रहा हूँ। असम में बात हो रही है। अरे मैं असम ही की बात कर रहा हूँ। आप कहिए उनका उसका डाटा निकाल करके दिखाएं दुनिया को। तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा? फिर तो सरकारी अधिकारियों को सबको हटाना पड़ेगा जितने वहां पे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू हो सकता। ये तो आगे की बात कही जा रही है। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात? आगे की नजर दी जा रही है ना। ऐसा होता है यार? ऐसे कानून बनते हैं क्या? और कैसे बनते हैं सर? वैसे कानून कानून कैसे बनते हैं? कानून बनने के 50 साल पहले से लागू होते हैं क्या? कानून जिस दिन बनता है और जब वो तैयार हो जाता है लागू होता है। मैं भाई गौरव साहब, हिंदुस्तान में एक ही कानून में तब्दीली नहीं है। सर आप हमारे दर्शकों को, एक मिनट संजू, हमारे दर्शकों को ये बताइए आपको प्रॉब्लम किस चीज से? हमको प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है। इनकी सरकार है, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। ये बड़ा वेग एक्सक्यूज है। बिल्कुल नहीं, टेक्निकल बताइए। अरे साहब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम जो कहोगे वो हम खाएंगे, जो तुम कहोगे वो हम पहनेंगे, जो तुम कहोगे उतने बच्चे पैदा करेंगे। जहां तुम कहोगे बच्चे पैदा करने से कोई नहीं रोक रहा है। बच्चे पैदा करने से कोई नहीं रोक रहा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी के सीधा गोली मार दो ना यार, जो जिसके 3 बच्चे हो रहे हैं। खत्म हो, जब आप कोई सहूलियत नहीं दोगे, पैसे मरा हुआ है वो, तो वैसे मार दो आप। तो इसका मतलब आपका मतलब कहने का है कि इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है मौलाना। अरे साहब चीन इतना हमसे ज्यादा मुल्क है, वहाँ हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ। क्या वहाँ ऐसी इस तरह की तकलीफ है क्या? वहाँ भी वहाँ तो 1 चाइल्ड पॉलिसी मौलाना साहब, आपको मालूम होना चाहिए है ना। 1 चाइल्ड लेकिन क्या हमसे ज्यादा जनता नहीं है उधर? क्या वो लोग परेशान है क्या? क्या रोटी नहीं मिल रही उनको? क्या खाना नहीं मिल रहा है उनको? सहूलियतें नहीं मिल रही उनको? मुझे जेन्युइनली गौरव। संजू एक मिनट, तहसीन पूनावाला कुछ बोले फिर मैं आता हूं आपके पास। सर वहां बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा, अगर आप उनके बारे में पता करें तो। लेकिन पहले तहसीन, हम इस डिबेट का स्तर थोड़ा ऊपर रखे, ना कि गिराए, और हम थोड़े इंटेलेक्चुअल बातें। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल बातें और लीगल बातें ये है। सर जी ने कहा, सर आपका नाम लिया? विजय शंकर मेरा नाम। सर जी ने कहा आसाम के बारे में, उन्होंने कहा, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, धर्म विशेष मामला नहीं है। मैं आपको बता, बिल्कुल हम इसको हर चीज को धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? उनको किसी पर्टिकुलर धर्म को ऐसा क्यों लगता है कि हम पे हिट किया जा रहा है? मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ उस पर, उन्हीं से सवाल पूछूंगा। अगर आपने लेटेस्ट सेंसस देखा, क्योंकि आपने कुछ आंकड़े दिए, आसाम के आंकड़े दिए, तो लेटेस्ट सेंसस जो निकला है 2011 को, जो भी रिलीज हुआ, राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन तो घटा है। सबसे बड़ी घटा जो पॉपुलेशन में गिरावट हुई तो मुसलमान पॉपुलेशन हुई। तो मुसलमान पॉपुलेशन तो गिर रहा है। इन्हीं के साक्षी महाराज और साध्वी ज्योति और वगैरह वगैरह कह रहे 5 बच्चे 10 बच्चे पैदा करो। तो ये भी गलत है। ये गलत है। हाँ। अब आप आते, इन्होंने स्पेसिफिकली आसाम के बारे में बात की, आसाम के पॉपुलेशन के बारे में की, और कहा कि बांग्लादेश से लोग आसाम के अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश देश बना 1971-72 की बात कर रहा, हिंदू पॉपुलेशन 1 नंबर पे था। आज वो हिंदू पॉपुलेशन 30% से लेकर 1% पे आ गया। ठीक है। यानी हिंदू माइग्रेशन आसाम में हुआ है। इन्हीं की सरकार कह रही है हिंदू बांग्लादेशियों को हम आसरा देंगे, यहाँ पे कह दे कि नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो मौलाना साहब कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, ये धर्म विशेष मामला बनाना चाहते। मामला है नहीं धर्म विशेष। कौन बनाना चाहता है धर्म विशेष? आप साधु, आप सर अगर सरकारी नौकरी में कोई क्लॉज लगाया गया तो क्या रिलीजन बेस लगाया गया क्या? गौरव आपके मुद्दे पे आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं बीएसपी के हमारे भाई साहब के सवाल को अक्सर दे दूं। जब ये बांग्लादेश की बात करते हैं, इनसे पूछो बांग्लादेश हिंदू जो आए बांग्लादेश से क्या होंगे, आसाम से बाहर निकालना चाहते हैं। तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर केटीएस तुलसी साहब के पास। मैं देता हूं। देखो इन्होंने तहसीन पूनावाला ने कहा कि अभी जो बांग्लादेश से हिंदू आते हैं तो उनका क्या करना है। तो उनको निश्चित तौर पर हमें इसलिए देना चाहिए कि वो यहाँ के लिए समस्या नहीं, एक मिनट, समस्या नहीं खड़ी कर रहे। समस्या किसने खड़ी की है? आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको भगाया किसने? उनको भगाया है जो वहां से मुस्लिम आए हैं, जो मुस्लिम आए हैं उन्होंने भगाया है। हिंदुओं ने नहीं भगाया हुआ है, असम में हिंदुओं ने भगाया हुआ है। आप बहस बड़ी करते हैं। केटीएस तुलसी साहब, असम में क्यों, पूरे देश में ये कानून क्यों न लागू हो? और क्या किसी धर्म विशेष को इससे कोई दिक्कत हो सकती है? क्या आपको लगता है कि किसी धर्म विशेष को इससे प्रॉब्लम होगी और कोई धर्म विशेष टारगेट होगा इससे? मैं नहीं समझता कि कोई भी धर्म इससे, अगर कानून बना है तो वो सबके ऊपर बराबर लागू है। ये नहीं है कि एक ही धर्म के लोगों के ऊपर लागू है। ये बराबरी से सबके ऊपर और सारे देश में लगना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सारे देशवासियों के हित में है, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से ही बढ़ते रहें
और अगर जनसंख्या उतनी तेजी से ना बढ़े तो देश बहुत विकसित हो जाएगा। फिर सर प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? क्या पॉलिटिक्स प्रॉब्लम है? हर आदमी अपने एजेंडे के तहत चीज को वहां पर इंटरप्रेट करता है और फिर अपने एंगल से चीजों को प्रेजेंट करना चाहता है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमको आप गोली मार दीजिए, हमको बच्चा पैदा करने से आप क्यों रोक रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा कानून है। फिर तो यहां पर पॉलिटिक्स हो रही है खाली, और तो कुछ हो नहीं रहा। अच्छी चीज पर ही पॉलिटिक्स करने बैठ जाते हैं। नहीं, ये तो जो कानून पढ़ के देख लें, अगर उसमें धर्म विशेष कोई बात नहीं है तो किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। अगर धर्म विशेष नहीं है और सबको लागू है तो ये देश के हित में है और मैं समझता हूं सबको इसको कबूल करना चाहिए। गौरव, ये मैं तुलसी साहब का बहुत ज्यादा आदर करता हूं, लेकिन मैं उनकी राय से वाकिफ नहीं रखता हूं। ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, सबसे पहली बात। नंबर 2, ये जो अब तक बिल बना हुआ है जो अभी डिस्कशन स्टेज में है, ये बहुत वेग है। ये सुविधाएं क्या है इसको डिफाइन नहीं करता है। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल संजू आप जवाब दीजिए। ओके संजू, आप जवाब दीजिए। सवाल है पहला कि आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। सवाल है दूसरा कि बिल बहुत वेग है और जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं उनके दायरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो बुनियादी सुविधाएं होंगी। तीसरा कि आपने असम में यह कानून लागू करके कहीं ना कहीं आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इन तीनों सवालों के जवाब दीजिए संजुआ। गौरव, आपने इतने सारे सवाल एक साथ पूछे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए और मौलाना साहब को कहिए कि सुनने की क्षमता रखें, क्योंकि बीच बीच में मुझे टोके ना। मैं नॉर्मली केटीएस तुलसी साहब के साथ कभी उनकी राय के साथ मेरी राय मेल नहीं खाती है, पर आज मैं उनकी राय के साथ सहमत हूं। पहली बात तो ये कि ये जो असम में रूल निकाला है, अभी डिबेट होगी, फिर एक पॉलिसी बनेगी। मुझे नहीं लगा कि कहीं भी जातिवाद या भेदभाव की इसमें गुंजाइश है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, मैं क्लियरली कहना चाहती हूं कि संविधान की इतना ज्ञान और इतनी जानकारी तो मुझे है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, ये सब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 तक इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। बट सेम कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट हैज द राइट टू इंटरवीन इन द लार्जर इंटरेस्ट्स ऑफ पब्लिक order, morality and health. Basic structure, ma'am. Sorry, ma'am, I'm interrupting. Basic structure के खिलाफ स्टेट नहीं आ सकता। जहां पर भी स्टेट आता है वो उसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। सॉरी, आप गलत कह रही हैं मैम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। जानकारी है The Indian government, Article 14 to 21 cannot be altered. In the interests of public order, morality and health. In interest of public order, आप किसी को गोली मार दो, cannot happen, madam. Article 14 to 21 cannot be altered. This is the basic structure of the constitution. दर्शकों को गुमराह करने। चलिए, मैं एक लीगल एडवाइस लेता हूं इस पर। मैं एक लीगल एडवाइस लेता हूं। तुलसी साहब यहाँ पर एक मिनट, संजू, मैं एक लीगल एडवाइस लेता हूं। अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं लीगल एडवाइस लेता हूं। This has to do with national population policy और असम उस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक बात याद रखिए गौरव, 2001 में और 2011 के बीच में असम की पॉपुलेशन हैज गॉन अप बाय मोर देन 35%। ठीक है। जबकि देयर आर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश जहां पर यह कहा जा रहा है कि 1981 और 1991 नहीं, आप मेरे दूसरे सवाल पे नहीं आई। आप मेरे दूसरे सवाल पे नहीं आई संजू। मैं तुलसी साहब के पास जाऊं उससे पहले आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? आप धर्म विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये मेरा नहीं, मौलाना साहब का सवाल है। ये स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ प्रोविजंस हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत यदि सर्टेन स्टेट्स आर टेकिंग, संजू आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ रहा है, इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज और डिसइंसेंटिवाइज स्कीम्स पर्टेनिंग टू पॉपुलेशन, आई डोंट थिंक दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय ठीक है। ओके, यू मेड योर पॉइंट मैम। और यही संविधान आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज को स्पेशल बेनिफिट भी देता है। ठीक है। तब ये मौलाना क्यों नहीं आक्रोश जाहिर करते? इनको संविधान के तहत आर्टिकल 29 के सारे बेनिफिट चाहिए, आर्टिकल 30 के सारे बेनिफिट्स चाहिए, इनको आर्टिकल 17, 18 द फ्रीडम टू प्रोसेस एंड प्रोपेगेट ओके सलोनी, ओके संजू जी, पर
पर जब हम कहे कि अब तो बोल सकता हूं ना, अब तो काफी देर हो गई आपको बोलते बोलते। उठकर आंदोलन करना चाहते हैं, तब अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। ओके मैम, यू मेड योर पॉइंट, लेट हिम रिप्लाई नाउ। संजू प्लीज, बहुत देर हो गई, अब तो सुन लीजिए। आर्टिकल 29 एंड 30 के बेनिफिट जब लेते हैं ना, वो भी आपको और हमारा संविधान देता है। अब तो सुन लीजिए मैडम। संजू सुन लीजिए, आप बोलिए। अब तो सुन लीजिए, मौलाना अंसारी साहब बोलिए। अब आप दो बातें मुझे बताइए। आरएसएस के इससे पहले जो सरसंचालक रहे हैं मोहतरम सुदर्शन साहब, उन्होंने ये कहा था कि हमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या आप उनके इन अल्फाज से इत्तफाक रखती हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये पता है आपको? सुन नहीं रहा, इन्होंने क्या सवाल पूछा? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कह रहा हूं, सुदर्शन साहब ने कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना 2060 में हम जो है माइनॉरिटी हो जाएंगे और मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे। साक्षी महाराज कह रहे हैं, ज्योति जी कह रही हैं कि 11-11 बच्चे पैदा करो, 2 सरहद पे भेज दो, 2 मठ में भेज दो, 15 आश्रम में भेज दो। ये क्या है, किसकी बात कर रही हैं? गौरव, मैं अभी इसका जवाब देना चाहूंगी। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए संजू, जल्दी जवाब दीजिए। जवाब देना चाहूंगी। जो साक्षी महाराज कहते हैं, दैट इज नॉट द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने उसी वक्त इसका खंडन किया था। तो भाई क्यों इन लोगों को खुला छोड़ रखा है आप लोगों ने? भाई आप दूसरी तरफ मत जाइए मौलाना साहब, क्यों छोड़ रखा है, किसको छोड़ रखा है, वो बहस नहीं हो रही आज। एक मिनट संजू, अब मैं मौलाना साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ। साक्षी महाराज, एक मिनट संजू, एक मिनट मैं मौलाना साहब से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मौलाना अंसारी साहब एक चीज बताइए। मौलाना अंसारी साहब, किसी के घर में 4 बच्चे हैं और किसी के घर में 2 बच्चे हैं, सब दोनों की कमाई बराबर है अगर, तो कौन अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से पाल पोस सकता है? कौन अपने बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दे सकता है? वो जिसके 4 बच्चे हैं और जिसके 2 बच्चे हैं? देखिए साहब, हमारा प्रैक्टिकल बात करिएगा, इमोशनल बात मत करिएगा। देखिए, हम तो अपने मजहब के हिसाब की हम नुमाइंदगी करने के लिए बैठे, हम उसी हिसाब से बोलेंगे। हमारे घर में 10 बच्चे अगर हैं, 15 बच्चे हैं, हमें अपने रब के जात से उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों का पेट भरेगा। सर, बात पेट बढ़ने के आगे की है। इसके आगे उनको आप करियर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? उनको आप अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? सबको सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? जनसंख्या पर कानून नहीं था तो बच्चे मर नहीं गए हमारे। जनसंख्या इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर हैं बन चुके हैं, 11 बच्चे हैं। मौलाना अंसारी साहब, आपको मालूम है आप क्या बात कर रहे हैं? मज़ारों पे, मंदिरों में जाके बच्चा भी नहीं है, वो भी भीख मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा बैकवर्ड बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा, हमारी भाषा बीजेपी से मेल नहीं कर रही तो बैकवर्ड हो गई। हर चीज हमारी भाषा आरएसएस से मेल नहीं कर रही तो बैकवर्ड हो गई। रजा साहब, दिक्कत क्या है? हर चीज को धर्म के चश्मे से बात धर्म के चश्मे। आप जब धर्म अगर उस राज्य में किसी सरकारी नौकरी पर, सर उस राज्य में अगर आप जब किसी एक पर्टिकुलर कौम के ऊपर उंगली उठाएंगे तो जवाब उसी हिसाब से मिलेगा आपको। सर 60% हिंदू रहते हैं साहब, इसी हिंदुस्तान में वो लोग भी हैं मुस्लिम रहते हैं जिनके 60 की उम्र हो गई, एक बच्चा नहीं उनके। सर कोई भी कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मालूम है क्या प्रॉब्लम आ रही? मैं प्रॉब्लम्स बताता हूं। बढ़ती जनसंख्या से खाने को पीने को कमी होती है, उससे जब जनसंख्या बढ़ती चीजें बढ़ती हैं, घरों की समस्या आती है। बगैर बच्चों वाले भी रोड पे भीख मांग रहे हैं। कौन कह रहा है बगैर बच्चे के? आप चलिए ना स्टूडियो में बैठ करके, थोड़ी एसी में बैठ करके मुल्क की जनसंख्या का बात कर रहे हैं। आप भी उसी हिंदुस्तान में चलना पड़ेगा। हम उसी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया गया। प्रॉब्लम क्या है? जब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो आप नहीं मानते तो आप दूसरी बातें करने हम बिल्कुल नहीं, हम उसी बात पे हैं। आप जानते हैं कि हम कभी भटकाते नहीं डिबेट को। सर मेरे तर्क सुन लीजिए, हम क्यों कह रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या से मुश्किल बढ़ती है? खाने पीने की कमी, घर की कमी, नौकरी की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव, शहरों में आबादी का दबाव। अभी कौन सी सहूलियत दे रहे हैं आप? गंदी बस्तियों में लगातार बढ़ोतरी, जिनके 2 बच्चे हैं तक क्या सहूलियत दी आप लोगों को? जमीन में कमी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है, बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों की कमी, और आप कह रहे हैं कि नहीं बच्चे, हम कैसी बात कर रहे हैं? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? इस देश में तो पूरे देश में पॉलिसी आनी चाहिए। तिवारी साहब आप बताइए, सर क्या धर्म के चश्मे से लागू होने चाहिए कोई चीज? या कोई चीज उस चीज को आम कीजिए ना। आप पर्टिकुलर एक जगह से क्यों शुरू कर रहे हैं जहां मुसलमानों को? दिल्ली में बैठे हैं, मेट्रो में जाते हैं, इतनी भीड़ है तो आपको लगता नहीं भीड़ थोड़ी कम होती तो रहता?
जहर फैला देगा सब लोग मर जाए ताकि बिल्कुल दो बच्चे वाले आसानी से गुजरने लगे। एक तार्किक पॉलिसी तो होनी चाहिए। देखो मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि मैं कोई कीटनाशक दवा बना दीजिए बीजेपी से, कहिए वो छिड़क दे पूरे मुल्क में। प्रॉब्लम यही है कि जब हम बात को सही तरीके से करने की कोशिश करें तो उसको दूसरे तरीके से मोड़ दीजिए। गौरव, मैं मानता हूं कि मैं एक आर्थिक दृष्टि से दिन भर चर्चा करने वाले चैनल पर बैठा हूं, तो उसी दृष्टिकोण से आप चर्चा करेंगे और ये ठीक भी है। लेकिन आपको एक तहसीन पूनावाला जी एक बात कह रहे थे, हम तो चाहते हैं फैक्ट के साथ बात करो। मैं ठीक, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैं अभी तहसीन साहब कह रहे थे कि मुस्लिम जनसंख्या घटी है, वो एक तथ्य है जिसको आपको चर्चा करना पड़ेगा। जब देश आज़ाद हुआ था, 1951 का सेंसस हुआ था, तो तहसीन साहब आपको ध्यान में लगभग 35 करोड़ देश की जनता थी, 2.5 करोड़ मुस्लिम थे, 32 साढ़े 32 करोड़ हिंदू थे। आज 32 साढ़े 32 करोड़ से ये हिंदू 96 करोड़ हो गए और ये हो गए लगभग 20 करोड़। तो अगर जिस गति से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी थी उसी गति से अगर हिंदू जनसंख्या बढ़ती तो आज देश में हिंदू 225 करोड़ होते। नहीं साहब, आप गलत हैं, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट नहीं, आप अपडेट कर दें, आप अपडेट कर दें, आंकड़े से अपडेट कर लास्ट दो नहीं ये भ्रम फैलाया जाता है। एक सेकंड अपडेट कर देना, मैं अपडेट करता हूं। आप जो बात कर रहे हो, आप दो अलग अलग मुद्दों को ले रहे हो। और सेकंड चीज, लास्ट दो डेकेड में मुसलमान संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। आप वो फैक्ट है, आप फैक्ट को आखिर रखिए। 2011 के सेंसेस को रखिए। मैं जो बात कर 2011 आप मैं आता हूं, वहीं आता हूं। मैं 1951 से जब चला तो हमने कहा वो 100-200 करोड़ होते अगर इसी गति से बढ़ते तो, और नहीं बढ़े तो उसका परिणाम कश्मीर आपके सामने है। एक घटना आज की बताता हूं, केवल मैं कश्मीर में बहुत चर्चा नहीं करता हूं। एक घटना आज की, बिजनौर में एक मंदिर से माइक हटवा दिया गया क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी है। हाउ इज दिस रिलेटेड? नहीं, गलत है। ये अगर डिबेट इस मुद्दे पे जा रहा हूं, मैं वही ले आता हूं, ये मुद्दा है ही नहीं। किसने क्या? ये कम्युनल मुद्दा है। वही ले आता हूं। आपके पास कम्युनल मुद्दा नहीं कि मुसलमानों ने माइक हटाया। आई एम सॉरी। इस प्रकार की ये घटनाएं घट रही हैं तो मुसलमान कर रहे हैं देश में जो सामान्य नीति, अलवर में क्या हुआ, समान जनसंख्या, अभी वहां मत जाइए, वहां भी चलेंगे। जब समान जनसंख्या नीति जब लाएंगे तो वो समानता की बात कर रहे हैं, हम विपरीत बात नहीं कर रहे। अगर हमारी समानता की बात करने पर भी विवाद होता है तो उसका प्रश्न पूछना गौरव, मैं अभी जब समानता की बात होती है क्योंकि इन्होंने विरोध क्यों? क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इन्होंने डाइवर्ट किया मुद्दा, मैं इनके डाइवर्शन मुद्दे पर जवाब देना चाहता हूं। ये बोलते हैं 1 कंट्री 1 पॉलिसी, यही आपका स्टैंड है? बिल्कुल सही तिवारी जी, अभी आपने कहा ये आपका स्टैंड है, हाँ या ना है? नहीं, वो तो है, मैंने बोला ना, ठीक है। हाँ। मैं अभी आपको इस चैनल पे चैलेंज करता हूं, बोल दीजिए भाजपा को आर्टिकल 370 निकाल दे कश्मीर से, 371 निकाल दे नागालैंड से, क्यों नहीं निकाले हो? नंबर 2, अभी इसी चैनल पे मैं कह रहा हूं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला जहां पे आपकी सरकार है, अरुणाचल, गोवा जहां पे आपकी सरकार है, केरला, वहां पे बीफ बैन लाइए 1 कंट्री 1 पॉलिसी। ये जो मुद्दा है पोलराइज करने को, देखो गौरव, हमने बात कहां से शुरू की? बात शुरू हुई संजू जी और तिवारी जी कहते हुए धर्म का मुद्दा ने, इस बात को मैंने माना। उसके बाद मैंने एक सवाल रखे कि बांग्लादेश से हिंदू आसाम में आए, इस बात को ये मानते कहते लेकिन हिंदुओं का मुद्दा नहीं है। अब ये कहते कि अब ये कहते कि मंदिरों को बंद किया, ये किया। सवाल ये है, प्रॉब्लम कहा था, मैं कहता हूं अगर पॉलिसी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम मैं आपको बता, मैं खत्म कर रहा हूं, एक लाइन में खत्म, पॉलिसी लाते हैं, वन नेशन मैं आपको बताता हूं, पॉलिसी तो आप सपोर्ट करते हैं उसको। मैं इस पॉलिसी को तब सपोर्ट करूंगा अगर ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को नहीं मानता, नंबर 1। और नंबर 2, इनका ये चाल है और बीजेपी की ये चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का ये कि इसकी आड़ में ये कम्युनलाइजेशन। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट। तहसीन और मौलाना साहब, आप दोनों से एक सवाल है मेरे पास, मैं फैक्ट के साथ आता हूं। दुनिया की आबादी अभी 133 करोड़ है, 2060 तक भारत की जनसंख्या 174 करोड़ होगी, ये यूएन की रिपोर्ट है। 5500 बिजनेस स्कूलों में सिर्फ 7% है जो नौकरी के लायक है, ये एसोचैम कहता है। भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क है, ये एसोचैम कहता है। भारत में रोजगार बढ़ने की रफ्तार सिर्फ 3% है, अभी जिस स्थिति में हम बैठे हैं, ये एसोचैम कहता है। तो अगर हम अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजंस, मैं एक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इसके सामने आपको एक सवाल फायदा, क्योंकि मैं एसोचैम का मेंबर हूं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, गौरव जी इसका जवाब दीजिए। आपका जवाब मैं सवाल से देता हूं, मैं आपका जवाब एक सवाल से देता हूं। मान लो मेरी पत्नी और मैं, 3 बच्चे हमारे हैं, इंक्लूडिंग हमने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, क्या ये पॉलिसी कहती है कि हमें सुविधा मिलेगी? ये डिबेट का सब्जेक्ट है, अभी तो डिबेट का ही सब्जेक्ट है। तो मैंने आपका डिबेट शुरू ही किया
कि ये पॉलिसी बिल्कुल वेग है, और वेग इसलिए बनाई गई क्योंकि ये देश के माहौल को पोलराइज करना चाहते हैं। तो इसमें ये बात पोलराइज करना चाहते हैं। चीजों अगर आपके पास ये बात तो एक लाइन गौरव में एक लाइन से आपकी की बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी की बात को रख रहा हूं गौरव में, बात को आगे बढ़ाते अगर सरकार को एक पॉलिसी लानी थी, क्यों ना सरकार ने सारे पहलू को सोचा, क्यों पोलराइज करने की कोशिश? मैं यही बात करने जा रहा था कि अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आउटराइटली खारिज करने की बजाय बल्कि इस चीज को ऐसे करना चाहिए। तहसीन केटी तुलसी साहब, मैं आप ही से पूछ लेता हूं सर, आउटराइटली खारिज करने की बजाय ये नहीं कहना चाहिए कि ठीक है हम बहस करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें किसी के राइट्स का वायलेशन ना हो, बजाय इसके कि खारिज कर दे? नहीं, एमपीज इनके 2 से ज्यादा बच्चे सब पे लागू होना चाहिए, वीवीआईपीज पीएम तक पे लागू होना चाहिए, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे उनको अलाउ ही मत करो। तुलसी साहब, मैं समझता हूं कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, जो पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट में आएगी उसके बाद उसको देख के कि वो बराबरी से सभी देशवासियों को लागू है, और ये जो देश की सबसे बड़ी समस्या है उसका हल सिर्फ यही हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारे संवैधानिक अधिकार लिए जाएंगे, ये प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारे धार्मिक अधिकार लिए जाएंगे, क्योंकि ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसको हल करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन जब इसको धर्म के चश्मे से देखने लग जाए तो क्या आपको लगता नहीं कि धर्मगुरुओं को भी आगे आना पड़ेगा, उन्हें भी समझाना पड़ेगा, और किसी भी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी और दूसरे धर्म के, उनको भी आगे आना पड़ेगा और उन्हें भी समझाना पड़ेगा? आपको लगता नहीं सर? क्योंकि इसको लोग दूसरी प्रॉब्लम मानने को तैयार नहीं है। जब कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि एक धर्म के लिए ये कानून, दूसरे धर्म के लिए दूसरा कानून, सबके लिए अगर बराबर है तो धर्म के इसमें आने की आवश्यकता नहीं। पर्सनल लॉज है सर, तो आपको लगता है, एक छोटा सवाल सर, क्या आपको लगता है कि अब इस देश में वक्त आ चुका है, कोई पर्सनल लॉज नहीं है, पूरे देश में ऐसी पॉलिसी लागू होना चाहिए? पर्सनल लॉज है, बिल्कुल बिल्कुल, और पर्सनल लॉज के बारे में पर्सनल लॉज नहीं है, कानून ये तो से है कि इकोनॉमिक है कि आप कितने बच्चे ले सकते हैं। नहीं, केटी तुलसी जी, अगर आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करिए मगर आपको सहूलियत नहीं मिलेगी। सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि वो बच्चे नहीं पैदा करो। नहीं, केटी तुलसी जी, आपने कहा कि कानून एक ही है इस देश में। आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करो। नहीं, केटी तुलसी जी, आपने कहा कानून एक ही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, क्या पर्सनल लॉज नहीं देश के अंदर? धर्म के ऊपर तो पर्सनल लॉज बने हुए, इंक्लूडिंग फॉर सिख रिलीजन उनके पर्सनल लॉज है। क्या आप कहते हैं अबॉलिशन ऑफ पर्सनल लॉज, क्या ये आपका स्टैंड है सर? इसमें पर्सनल लॉज नहीं, इसमें पर्सनल लॉज का कोई भी वायलेशन नहीं है। वो कानून ये नहीं कहता है कि आप बच्चे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप 2 से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर उनको सहूलत नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो इलेक्टेड ऑफिस के लिए नहीं लड़ सकेंगे। ठीक है, मैं मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, एक बार उनकी बात हो जाए फिर मैं आता हूँ, फिर संजू के पास जाऊंगा। तिवारी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। नहीं, आपने केटी तुलसी साहब को बात जो बोली, नहीं, केटी तुलसी साहब की बात पे आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको उनकी बात समझ में आई कि नहीं आई? उनकी बात समझ में आ गई, हमारे पूरे मुल्क की समझ में आ गई। जो कानून बनेगा, कितने बच्चे पैदा करेंगे, किसको क्या मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है, जब कानून आएगा जब देखा जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक इल्ज़ाम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर यह लगाया जाता है, जैसा भी तिवारी जी ने इशारतन कहा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुसलमानों की तादाद इतनी थी, अब बढ़कर के इतनी हो गई, हिंदुओं की तादाद इतनी थी, अब बढ़कर के इतनी हो गई। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तमाम लोगों को समान अधिकार है इस मुल्क में, है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो अब ये बताइए कि इनकी तादाद 98,000 पहुंच गई है और हम 20 करोड़ पे हैं। 98,000 या 98 करोड़ बच्चे ज्यादा किसने पैदा किए? इल्जाम मुसलमानों पे। हमें भी तो उतनी पैदा करने आप समझ नहीं पाए उनकी बात। अरे हम समझ गए साहब, वो रेशियो बता रहे हैं। समझ रहे हैं, हमें रेशियो हमें ना बताइए। रेशियो बता रहे हैं, मतलब आप बच्चे पैदा करके तादाद 20 करोड़ 98 करोड़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 2,500 से 20 करोड़ को पहुंच गए तो पूरा सब बीजेपी और मौलाना साहब देखिए सीख लीजिए, हमें किसी से नहीं सीखना। आपके बगल में तहसीन बैठे हैं, हमें मत सिखाइए किसी परसेंटेज की बात हो रही है, औसत की बात हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो औसत हमारा क्यों नहीं बढ़ना चाहिए भाई? जब हमें समान अधिकार है तो हमारी क्यों तादाद नहीं बढ़नी चाहिए? हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जाए? मुसलमानों की तादाद इतनी हो गई
चाहिए, अब कंट्रोल करना चाहिए इस पर। अब इस देश को जवाब दीजिए। संजू एक मिनट, तिवारी जी जवाब दे। कश्मीर नहीं चाहिए, कश्मीर तो आप लोगों ने बनाया है गौरव, अब मुसलमानों ने थोड़ी बनाया कश्मीर नहीं चाहिए और मालदा नहीं चाहिए। और ये क्या बात हुई भाई? जिस प्रकार की ये परिस्थितियां ये क्या बात हुई है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा, मतलब अगर मुसलमान मर जाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने एक आंकड़ा रखा था, उसका एक तिवारी जी एक बात आपने जो कही उस पर क्वेश्चन है, मालदा नहीं चाहिए, कश्मीर नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं, मतलब मुसलमान बढ़ रहा है तो मालदा हो रहा है, कश्मीर हो रहा है। बात तो करने दीजिए भाई, करने दीजिए। झारखंड में क्या हो रहा है? कश्मीर में, झारखंड में क्या, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? अंसार साहब आप ही का सवाल पूछा मैंने, बताइए तिवारी जी, ये ऑब्जेक्शनेबल है कि मालदा नहीं चाहिए, कश्मीर नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, आज तक बेचारे अपने घर और अपने खेतों पर किसने गौरव, अगर सरकार आपकी, यहाँ भी सरकार आपकी, एक एक करके सर, एक एक करके, इसके बाद कुछ समय कम नहीं है, एक एक करके दे देता हूं, उसके बाद एक एक करके, नहीं उनकी बात टूट जाता है मामला। बोलिए। मालदा में मैं आ रहा हूं, मैंने मालदा जो कहा, एक कमलेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक टिप्पणी की थी इस्लामिक, ये डिबेट है ही नहीं डिबेट तिवारी साहब, अब तो आप कहां ले जा रहे हैं? उसको लेकर के मालदा में 2.5 लाख लोगों ने जो परिस्थिति वहां पैदा की वो दोबारा पैदा ना हो, और ये कहते हैं कि आबादी का क्या फर्क पड़ता है, तो आबादी का ये फर्क पड़ता है। मैं ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या किया है आपने? मैं एक लाइन में इसका जवाब देता हूं, छोड़ दीजिए राजस्थान। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है कश्मीर है, 370 निकाल दीजिए, अभी निकालिए, इसी वक्त निकालिए, हम आपका साथ देंगे, निकालिए कश्मीर पे लागू होगी क्या? संजू वर्मा निकालिए, अभी निकालिए, और अरुणाचल प्रदेश में काऊ बैन लाइए, अपने गट से, और गोवा में लाइए। 5 साल से आपकी सरकार गोवा में, क्यों बीफ बैन नहीं लाया आपने? बोलिए मनोहर पारिकर को, मैं आपका साथ दूंगा, अभी लाइए। है आप में गट्स? मैं तेजी साहब कह रहे थे कि आप मुद्दा नहीं, आप बता रहे क्योंकि आपने भटकाया। लाइए गोवा में, लाइए गोवा में बीफ बैन, लाइए अरुणाचल में बीफ बैन, मैं आपका साथ दूंगा। संजू वर्मा मुद्दे पर आइए। बाकियों को बोलने दीजिए तो फिर मैं डिबेट आइए संजू जी, बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। बात कहती हूँ, आप दूसरों को बीच में रोकते नहीं हैं। आपको नहीं रोक रहा, बोलिए, आप लाएंगे गोवा में बीफ बैन, आपकी सरकार है। संजू वर्मा बोलिए। गौरव, आई डोंट थिंक आई एम आंसरेबल टू तहसीन पूनावाला। डिबेट का जो मुद्दा है मैं उस पर बात करूंगी। उसी पे बात यहाँ पर पॉपुलेशन की है, ना तो ये कमलेश तिवारी पर डिबेट है, ना ये आर्टिकल 370 पर डिबेट है, ना ये साक्षी महाराज पर डिबेट है, ना ये मालदा पर डिबेट है। मैं बार बार रिपीट करूंगी, जो मुसलमान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 की दुहाई देते हैं, उन्हीं मुसलमानों को यह भी जानना चाहिए कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के बहुत सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। यदि बेनिफिट्स छीन लीजिए ना, सरकार आपकी छीन लीजिए, दायरे में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मानिए, छीन लीजिए ना। यू आर नॉट अ माइनॉरिटी इन कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आंकड़े निकालिए, यू आर अ मेजॉरिटी इन कश्मीर। इसलिए कश्मीर के मुद्दे की बात एक दूसरे डिबेट में हम आमने सामने बैठकर करेंगे। मैं एक बात कह दूं कि प्यू रिसर्च सेंटर एक यूएस ग्लोबल थिंक टैंक है, उसने कहा है 2050 तक यदि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसी तरह चलता रहा, क्रिश्चियंस विल बी 31% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मुस्लिम्स 29.7, हिंदूज 14.6। उन्होंने यह भी कहा दैट बाय 2050 इफ द मुस्लिम पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट द करंट रेट एज इज द केस इन इंडिया, Muslims will be the largest thriving population in India, neither in Indonesia nor in Pakistan. India will have 31 crore Muslims by 2050 if the current growth rate is sustained. तो ये कहना कि मुसलमानों की आबादी पर जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी रोक-टोक लगा रही है, ये हास्यास्पद है। ठीक है, संजू जवाब दे लेते हैं। अभी एक सेकंड में इस जवाब को और मैं संजू जवाब दे लेते हैं। नकारती हूं मौलाना जी, प्यू रिसर्च सेंटर जो यूएस की ग्लोबल थिंक टैंक है, काफी इनको माना जाता है, रिप्यूटेड एजेंसी है, जाइए इनकी रिसर्च पेपर पढ़िए, उसके बाद आके मेरे साथ बहस करिए। आंकड़ों के मुद्दे पर मैं आपके साथ बहस करूंगी, आप हवा में बात मत करिए, आप हवा में बात करना। संजू जवाब ले लेते हैं, संजू जवाब ले लेते हैं। आपसे मैं सवाल का जवाब देता हूं, हमें सहूलियत मिल रही है। सुन लीजिए 29 और 30 के गौरव, मैं फ्लू का जवाब देना चाहता हूं, हमारे भी सुन लीजिए, बोनाफाइड सिटीजन। अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। संजू जवाब सुन लीजिए, संजू समय कम है, जवाब सुन लीजिए, वो भी निभाइए। आपको जनगण मन नहीं गाना,
आपको वंदे मातरम नहीं बोलना, आपको भारत माता की जय नहीं बोलना है। मतलब आप कौन सा आपने कहा मैं दूसरे मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। बीजेपी की आदत रही है जुमलेबाजी करना। सुनो मेरी बात, अब बहुत हो गया। आप इतनी देर से आप भाषण कर रही हैं, हम सुन रहे हैं आपकी। आपने कहा कि फला फला धारा के तहत मुसलमानों को सहूलियत मिल रही है। 8-9 जगह तुम्हारी सरकारें हैं, अब इसको भी छीन लो ना, निकाल दो मुल्क से बाहर हमें। इस मुल्क तो बीजेपी ने आजाद कराया है, सारी गर्दनें बीजेपी ने कटवाई है इस देश को आजाद कराने में, हमने तो कुछ किया ही नहीं। पॉलिसी इज नाइदर अबाउट मुस्लिम्स, और क्या, ना ईसाई, ना सिख, ना पारसी। अभी क्या कर रही है? आपको सहूलियतें मिल रही, कोई एहसान कर रही है क्या बीजेपी? एहसान कर रही है क्या बीजेपी हमारे ऊपर? जाति का हिंदुस्तान के संविधान ने अधिकार दिया है, बीजेपी का एहसान नहीं है इसमें। जाति परिवारवाद से ऊपर उठिए मौलाना साहब। हम परिवार से नहीं, आप पहले भगवाकरण से ऊपर उठिए, भगवाकरण से ऊपर उठिए, फिर डिबेट कीजिए। धर्म निरपेक्षता हमारे, आप भगवाकरण से ऊपर उठिए। सेक्युलरिज्म इज इन आवर ब्लड। कहां है आप में सेक्युलरिज्म? अगर होता तो साक्षी महाराज बकवास नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, गिरिराज सिंह बकवास नहीं करते। बीजेपी को आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सेक्युलरिज्म इज इन आवर ब्लड। हमको आपसे कोई, अच्छा मतलब हम लोगों का तो पाकिस्तान से आया है ना। ठीक है, दूसरे मुद्दे पे सर्टिफिकेट किसी से प्यू रिसर्च का जवाब देना चाहता हूं जल्दी से। संजू जी ने प्यू रिसर्च का कहा, वही प्यू रिसर्च कहता है कि 2050 तक हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया 77% होगा, जो अभी मेंटेन्ड है। नंबर 2 जो आंकड़े संजू दी दे रहे, मुस्लिम पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे रहे, लेकिन इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन घट रहा है, ये लास्ट सेंसस ने भी दिखाया है। तो संजू जी जो यहाँ पे बात तोड़ बोल रहे हैं, मुस्लिमों के लिए क्या वो आपने कोट नहीं किया? नहीं, मुस्लिमों के लिए क्या, सिंगल विल बी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, बट दैट इज द नंबर्स। हम आंकड़े की बात करें, आंकड़े में हिंदू विल बी स्टिल 77% जो अभी का है। तो प्यू रिसर्च ये नहीं कहा आंकड़े की। अब आप आते हैं, सुनिए अब सबकी बात हो गई, एक मिनट सब लोग हर चीज पे डाइवर्ट किया, सब लोग बहुत गौ रक्षा पे बात नहीं की। सर आप गौ रक्षा पे बात नहीं कर रहे, आप एग्जैक्टली क्योंकि डाइवर्ट उन्होंने किया। कैसीन, आपको प्रॉब्लम कहाँ है? आप एक मिनट संजू, आपको प्रॉब्लम यहीं पर है ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन या धर्म को टारगेट ना किया जाए। पहली बात, अगर ये कानून सारे धर्म पे लागू होता है तो आप तैयार हैं? मेरा प्रॉब्लम सबसे पहले धर्म से ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे। ये सर केटीएस तुलसी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट नहीं करता है। ओनली एक्सपर्ट, द जज में विद ड्यू रिस्पेक्ट डिफर फ्रॉम हिम। और अगर कोर्ट अपहेल्ड करता है तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं। तो इसका मतलब आप ही मानेंगे कि कोर्ट को संविधान की समझ है और वो जो कर रहा है संविधान के दायरे में कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज जहां पर भी ये कानून बना है स्ट्राइक डाउन हुआ है। और हरियाणा का, क्योंकि मैंने अभी किसी ने भेजा, हरियाणा में भी केटीएस तुलसी शायद जी नहीं है अभी, हरियाणा में भी कोर्ट हैज केप्ट इट ऑप्शनल। केटीएस सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील किया है कि जो लोग के 2 से ज्यादा बच्चे, उनको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसमें अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। टेक्निकल डिफरेंस है। आप ये बताइए आपको नहीं लगता कि जनसंख्या प्रॉब्लम इस देश की एक प्रॉब्लम बन रही है? मैं मानता हूं कि जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका इलाज, इसका इलाज ये है कि धर्म को आप इसके दायित्व से बाहरो, चाहे वो साक्षी महाराज जैसे लोग जो कह रहे आप 20-20 बच्चे पैदा करो, क्रिकेट टीम पैदा करो। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को भी इस बारे में सोचना चाहिए था? कांग्रेस ने इस पर स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मामले पे लिया है, इस पे ओवैसी साहब ने धर्म के मामले पे लिया। ओवैसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस। मैं ये नहीं कह रहा, जब आप ये मानते हैं तहसीन की एक प्रॉब्लम है, तो कांग्रेस की जो सरकार इससे पहले रही राज्यों में और केंद्र में, उसको भी इस बारे में सोचना चाहिए था। हमारे दो तो कांग्रेस की पॉलिसी थी, हमारे दो तो कांग्रेस की पॉलिसी थी। कांग्रेस का इससे भाग रही है। कांग्रेस कह रही है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे अधिकार के पे हमले नहीं होने चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर मुझे सुविधाएं डिनाई की जाएगी क्योंकि मेरे 2 से ज्यादा बच्चे, इसमें और एक मैं एक छोटी सी बात लाना, इसमें औरतों पे भी जुल्म हो गए, क्योंकि आदमी अपने बच्चों को छुपाएंगे, औरतों को बेच देगी। इसमें बहुत सारी तो बहुत वेग टॉपिक हो गया कि औरतों पे क्या होगा, लेकिन एक बात तो सब मानते हैं, मौलाना अंसार आजाद शायद आप भी मानते होंगे कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसको धर्म के चश्मे से देखना छोड़ दीजिए, और धर्म के चश्मे से अगर कोई देखता है या कोई काम करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन सबको होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि जनसंख्या अगर इतनी बढ़ रही तो इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या अगर इसको रोकने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो क्या धर्म के दायरे से वो कानून आना चाहिए या सब पे लागू होना चाहिए? और सब पे लागू होता है तो फिर प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? कुछ बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस। नमस्कार।